गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने जो एमिनो अम्ल है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, उन जैव भौगोलिकों के बारे में, जैव अणुओं के बारे में अध्ययन किया था और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कंप्लीट किया है एंजाइम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टार्ट करता है, जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, देखो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये सामान्यतः आपने सुना हो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, और ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है वो सभी सजीव कोशिका के अंदर पाई जाती है। अर्थात सभी सजीव कोशिकाओं में, सभी सजीव कोशिकाओं में न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है। अगर सजीव कोशिका है तो सजीव कोशिका के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन आवश्यक रूप से पाई जाती है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये इस न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटेस्टिक समूह होता है। इस न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है सजीव कोशिका के अंदर पाई जाती है, उस सजीव कोशिका में पाई जाने वाली न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटेस्टिक जो समूह होता है उसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन को यदि नोट करना चाहें तो अपन नोट कर सकते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन के प्रोटेस्टिक समूह ही न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखो बच्चों, जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, उस न्यूक्लियो प्रोटीन के जो प्रोटेस्टिक समूह होता है उसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक जैव अणु होता है। आपने देखा हो तो आपको पता है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन से निर्मित होते हैं और जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियो अम्ल से निर्मित होते हैं। अर्थात कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो जीन होता है वो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो जीन होते हैं वो सजीवों की आनुवांशिक इकाई होती है। अर्थात गुणसूत्रों पे पाए जाने वाले जो जीन हैं वो ही आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आपके न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं वो एक तरीके से आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं उन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो मैं यहाँ लिखता हूं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। देखो बच्चों, कोशिका का जो केंद्र होता है उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। ये जीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जीन आनुवांशिक कूट का काम करते हैं। जीन आनुवांशिक कूट का काम करते हैं। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा है कि जो जीन होते हैं वो जीन आपके आनुवांशिक कूट का काम करते हैं और जो जीन निर्मित होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जीन है, जो न्यूक्लिक अम्ल है, वो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें कि न्यूक्लिक अम्ल काम क्या करता है, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो प्रोटीन संश्लेषण भी न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही होता है। तो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण न्यूक्लिक अम्ल द्वारा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कोशिकाओं में, ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया भी न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही होती है। तो अपन ने यहाँ पे चर्चा की है न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के प्रोटेस्टिक समूह है। ध्यान रखना बच्चों, डेफिनेशन इसकी यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन के प्रोटेस्टिक जो समूह होते हैं उसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो आपके जीन का निर्माण करते हैं। जीन गुणसूत्रों में पाई जाती है, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और जो जीन होते हैं वो आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का काम करते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल आपके आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है कोशिकाओं में, ये क्रिया भी न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही संपादित होती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। आगे अपन देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। देखो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन यहां चर्चा करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। देखो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल के जो प्रकार होते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है RNA। देखो बच्चों, जो RNA होता है, यहां मैं पहले लिख दूं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों न्यूक्लिक अम्ल? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RNA। देखो बच्चों, जो RNA है उस RNA का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है आपके DNA, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। एक होता है आपके न्यूक्लिक अम्ल RNA और दूसरा होता है DNA। RNA का दूसरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से आपके दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं सजीवों के अंदर। एक होता है DNA और एक होता है RNA। दो प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो RNA होता है वो वास्तव में कहाँ पाया जाता है। तो RNA मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है बच्चों? ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो RNA होता है वो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और ये आंशिक रूप से या अल्प मात्रा के अंदर केंद्रक में भी पाया जाता है। ये अल्प मात्रा में
अल्प मात्रा में कोशिका केंद्रक में भी पाया जाता है। देखो बच्चों, जो आरएनए होता है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मैक्सिमम इसकी जो मात्रा होती है कोशिका के अंदर, वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है, और आंशिक रूप से अल्प मात्रा के अंदर ये जो होता है वो आपके कोशिका केंद्रक में भी पाया जाता है। डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। कोशिका का जो केंद्रक होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, वो आपके डीएनए से ही निर्मित होते हैं। इसलिए मुख्यतः डीएनए किसमें पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका केंद्रक में, जबकि आरएनए मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। आगे दूसरी बात करें तो ये आंशिक रूप से कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में आपके जो कोशिकांग होते हैं, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि कोशिका द्रव्य में आंशिक रूप से डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आंशिक रूप से जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन देखें तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके आरएनए जो मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, और दूसरा जो होता है आपके वो होता है डीएनए जो मुख्य रूप से पाया जाता है कोशिका केंद्रक के अंदर। आंशिक रूप से आरएनए आपके कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आंशिक रूप से डीएनए कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अपन देखते हैं बच्चों न्यूक्लिक अम्ल का संगठन। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसके रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो वो होता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। देखो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल का जो केमिकल एनालिसिस अपन करते हैं, तो केमिकल एनालिसिस के दौरान अपने को मुख्य रूप से आपके जो रासायनिक संगठन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। न्यूक्लिक अम्ल का यदि हम आंशिक रूप से जल अपघटन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का आंशिक रूप से यदि जल अपघटन किया जाता है तो इस दौरान आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा। आंशिक रूप से जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है न्यूक्लिक अम्ल के आंशिक जल अपघटन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अगर पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड्स का जब अपघटन करवाया जाता है तो फिर शर्करा और कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ शॉर्ट रूप से कि न्यूक्लिक अम्ल का यदि अपन क्या करते हैं, आंशिक जल अपघटन करते हैं, आंशिक जल अपघटन। देखो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल का जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्राप्त होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं जब न्यूक्लिक अम्ल का आंशिक जल अपघटन किया जाता है। फिर जब न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो आपके यहां बनते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड्स के पूर्ण जल अपघटन के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं और फास्फोरिक अम्ल बनते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड्स का यदि अपन क्या करें, जल अपघटन और करते हैं आगे, न्यूक्लियोसाइड का अगर अपन क्या करते हैं आगे फिर अपन क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये प्राप्त होता है अपने शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार। इस प्रकार से यदि हम देखें तो न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अपने को न्यूक्लिक अम्ल का जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो न्यूक्लिक अम्ल के आंशिक जल अपघटन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का यदि फिर से पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल मिलता है। फिर न्यूक्लियोसाइड्स का अगर और जल अपघटन करते हैं आगे तो आपको शर्करा और कार्बनिक क्षार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल के घटक जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं आपके, पहला है फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो आपका एक घटक होता है न्यूक्लिक अम्ल का। दूसरा होता है आपके शर्करा और तीसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक क्षार। इस प्रकार से आपके फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक जो क्षारक हैं वो आपके न्यूक्लिक अम्ल के घटक होते हैं और ये अपने को इसके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ये तीन जो होते हैं आपके, ये तीन मुख्य घटक होते हैं जिनका आपके अपघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्ति होती है। तो एक बार और देख लीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन होता है तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ये फास्फोरिक अम्ल एक घटक अपने को प्राप्त हो चुका है। न्यूक्लियोसाइड्स का यदि अपन क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं आगे तो शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपके घटकों के रूप में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक क्षार प्राप्त हो गए हैं। इसे आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन इन घटकों के एक एक की चर्चा करते हैं आगे कि ये घटक होते क्या हैं, कौन कौन से इसके अंदर आपके आगे पाया जाते हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहले अपन लेते हैं शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल का अपन ने रासायनिक संगठन की चर्चा की तो उसके तीन घटक अपने को प्राप्त हुए थे, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और एक प्राप्त होता है अपने को कार्बनिक क्षारक। पहले अपन लेते हैं शर्करा। देखो बच्चों, शर्करा की यदि हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल में कितने प्रकार की शर्करा होती है? दो प्रकार की। न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है। पहली शर्करा की अगर हम बात करें तो ये होती है आपके राइबोस और दूसरी जो शर्करा होती है उसको अपन बोलते हैं डिऑक्सी राइबोस। देखो बच्चों, अपन इसकी बात करें एक बार तो आपको याद दिलाऊं मैं, अपन ने मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर के में।
तो वहाँ पे मोनोसेकेराइड जो आए थे, मोनोसेकेराइड के जो प्रकार आए थे उनके अंदर आपको पढ़ा हो, आपको याद हो तो ट्राइओज, पेंटाओज, टेट्राओज के बारे में अपन ने बात की थी और वहाँ पे अपन ने मोनोसेकेराइड के एक प्रकार की बात की थी जहाँ पे आया था पेंटोज के रूप में। 5 जिसके अंदर कार्बन पाए जाते हैं ऐसी शर्करा को मोनो जो सेकेराइड्स होती हैं उनको पेंटोज कहा जाता है। और वहाँ पे अपने राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के बारे में चर्चा की थी। तो अपन कह सकते हैं कि जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है ये 5 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड्स होती है। अब राइबोस शर्करा जो होती है जिस न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है उसे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है और जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है उसे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखना कि जिस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, राइबोस पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल अर्थात शॉर्ट रूप में उसको क्या बोलते हैं, आरएनए। तो आप ये कह सकते हैं कि आरएनए के अंदर क्या पाई जाती है उसे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अर्थात आरएनए के अंदर आपकी क्या पाई जाती है बच्चों, आरएनए के अंदर आपके राइबोस शर्करा पाई जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइबोस शर्करा। इसी प्रकार दूसरी बात करें तो दूसरी शर्करा है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा के लिए भी यही बात है, जिसके अंदर ये पाई जाती हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है उसे कौन सा अम्ल बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जिस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर आपके डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है उसे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ अपने राइबोस शर्करा के बारे में शर्करा के बारे में चर्चा की। 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपके राइबोस और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस। अब अपन चर्चा करते हैं इसके दूसरे घटक की, और दूसरे घटक का नाम है इसका कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार की अगर हम यहाँ बात करें तो आपके दूसरा जो घटक है वो है कार्बनिक क्षारक। देखो बच्चों, कार्बनिक क्षार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरिडीन और दूसरा जो होता है आपके वो होता है प्यूरिन। 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के कार्बनिक क्षार होते हैं। एक होता है आपके पिरिडीन और एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिडीन। इसको अपन क्या करते हैं, चेंज करके लिख लेते हैं जिससे अभी आगे अपने को थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक होता है प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरिडीन। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो ये प्यूरिन जो क्षारक होता है ये खुद 2 प्रकार का होता है। एक होता है एडिनिन जिसको शॉर्ट रूप से ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है गुआनिन जिसको शॉर्ट रूप में जी से प्रदर्शित करता है। कार्बनिक क्षारक आपके 2 प्रकार के प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन दूसरा क्षारक हो गया आपके पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्षारक जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके साइटोसिन, पिरिमिडीन क्षारक जो होता है ये क्षारक आपके होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमीन और एक होता है यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमीन और एक होता है यूरेसिल। पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसको साइटोसिन को शॉर्ट रूप में सी से प्रदर्शित करते हैं, थाइमीन को शॉर्ट रूप में टी से प्रदर्शित करते हैं और यूरेसिल को यू से प्रदर्शित किया जाता है। आप देखना बच्चों, यहाँ पे कार्बनिक क्षारक होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन।
प्यूरिन जो क्षारक होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडिनिन जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं सूत्र में, और दूसरा होता है ग्वानिन जिसको जी से प्रदर्शित किया जाता है। पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक साइटोसिन होता है, दूसरा थाइमिन और तीसरा यूरेसिल होता है। साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों अपन यहाँ बात करते हैं कि आपके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा जो होता है वो होता है डीएनए। अब आपके जो आरएनए होता है उस आरएनए के अंदर और चाहे डीएनए के अंदर प्यूरिन दोनों पाई जाती है। आरएनए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्यूरिन पाई जाएगी, प्यूरिन दोनों पाई जाएगी। कौन सी? एक होगी एडेनिन और एक होगी ग्वानिन। और यदि हम बात करें डीएनए की तो डीएनए के अंदर भी जो प्यूरिन क्षारक होगा वो प्यूरिन क्षारक की दोनों ही आपके जो उप इकाइयां हैं तीन, कौन सी? एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों इसमें पाई जाएगी। प्यूरिन की दोनों जो उप इकाइयां हैं वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन आरएनए के अंदर यदि हम बात करें तो पिरिमिडीन के जो तीन रूप हैं उन तीन रूपों में से केवल दो रूप पाए जाते हैं, वो आरएनए में अलग होते हैं और आपके डीएनए में अलग होते हैं। आरएनए में जो पिरिमिडीन तीन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, उसमें आपके साइटोसिन और थाइमिन ही पाई जाएगी। आरएनए के अंदर सॉरी साइटोसिन और साइटोसिन के साथ होती है यूरेसिल, अर्थात इसमें थाइमिन नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें कौन से? पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन जो होता है डीएनए में, पिरिमिडीन जो क्षारक होती है वो आपके साइटोसिन और साइटोसिन के साथ होती है थाइमिन। इस प्रकार से अपन बच्चों कह सकते हैं कि आपके जो क्या होती है, आरएनए के अंदर दोनों प्यूरिन, डीएनए में दोनों प्यूरिन, आरएनए के अंदर जो पिरिमिडीन होती है उसके अंदर थाइमिन नहीं पाई जाएगी, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल एब्सेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ याद करने के लिए, थाइमिन अनुपस्थित, और इसके अंदर क्या होगी, इसमें यूरेसिल अनुपस्थित। इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में कौन सी क्षारक होती हैं, आरएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती हैं। या आपके जो कार्बनिक क्षारक हैं वो आपके दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडीन। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। और आज क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।